हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की पेपर 1 की कक्षा में। पेपर 1 जिसका नाम है शिक्षण एवं शोध आवृत्ति। इसके अंतर्गत हमने पहले जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे अभी इस क्लास में शुरू करेंगे। पहले मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी थी। यूनिट 1 ने यानी इकाई 1 जो है शिक्षण आवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें जो पहला टॉपिक है शिक्षण यानी टीचिंग, उसमें वो मैं पढ़ा रहा था। पहली क्लास में वही पढ़ाया था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बता दी थी, कुछ रह गई थी तो वो इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ टीचिंग। और शिक्षण के प्रकार अलग अलग आधारों पर कई प्रकार के हैं, मतलब शिक्षण के प्रकार जो कई प्रकार हैं और इसके जो प्रकार हैं वो अलग अलग आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसका टीचिंग का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया गया है, जिसमें पहला वर्गीकरण है शासन व्यवस्था के आधार पर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस, यानी शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। इसमें पहला प्रकार है निरंकुश शिक्षण। निरंकुश शिक्षण और निरंकुश शिक्षण क्या है, चलिए वो देखते हैं। निरंकुश शिक्षण प्रक्रिया, इस प्रकार की जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसका संचालन शासन की इच्छा के अनुसार किया जाता है। वह शिक्षण प्रक्रिया जनता को पसंद आए या ना आए, इससे शासन को कोई मतलब नहीं होता। शासन अपने अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का संचालन कराता है। किसमें? निरंकुश शिक्षण पद्धति में। उदाहरण के लिए प्राचीन राजतंत्र में शिक्षा व्यवस्था थी, वो इसी प्रकार थी। निरंकुश शिक्षण प्रकार की शिक्षण व्यवस्था थी प्राचीन राजतंत्र में। तो ये प्राचीन राजतंत्र की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो उदाहरण हो गया किसका? निरंकुश शिक्षण का। और निरंकुश शिक्षण की परिभाषा मैंने बता दी कि निरंकुश शिक्षण किस प्रकार का होता था। ये सामने लिखा भी, आप खुद पढ़ लीजिए और साथ में नोट्स भी बनाते जाना है। केवल ऐसे नहीं कि सुन लिया देख लिया बस, इतने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में लिखते भी जाना है। जो इसमें लिखा है वो तो लिखना ही है, और अगर इससे एक्स्ट्रा भी लिखना होगा तो मैं बोल लिखवाऊँगा, तो वो भी लिखना है। तो क्लास देखते समय कॉपी पेन लेकर ही देखना है, ठीक है। निरंकुश शिक्षण हो गया, यानी शासन अपनी मर्जी का पढ़ाएगा, छात्रों की, अभिभावकों की, जनता की मर्जी हो जाए ना मर्जी से उससे कोई मतलब नहीं। फिर अगला शिक्षण क्या है? जैसे शासन व्यवस्था के आधार पर ही अगला शिक्षण प्रकार है लोकतांत्रिक शिक्षण। पहला तो हो गया निरंकुश शिक्षण और दूसरा है लोकतांत्रिक शिक्षण। ये लोकतांत्रिक शिक्षण क्या है? इससे ये लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है? इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण जनता की इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन जनता की इच्छाएं तो भिन्न भिन्न होती हैं। मतलब जनता लाखों करोड़ों में जनसंख्या होती है, किसी भी देश की जनसंख्या करोड़ों में होती है। जैसे अगर बड़े देशों में मान लिया जाए, अगर भारत की मान लिया जाए तो भारत की जनसंख्या तो इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इतनी सारी जनता हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं। इस वजह से ये जो लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था होती है ये व्यवहारिक नहीं होती है, और व्यवहारिक नहीं होती तो संभव नहीं होती। लिखा है साफ साफ कि यह शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक व संभव नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षण यहाँ पर टीचिंग के प्रकार पढ़ रहे हैं ना, शिक्षण होगा। तो लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली में जनता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था होती है, जनता के अनुसार होती है। ऐसे टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, पढ़ाना कैसे, टीचिंग कैसे करनी है, और जनता की इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इस वजह से ये शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक नहीं होती और संभव नहीं होती, इसको लागू नहीं किया जाता कहीं पर भी। फिर अगला शिक्षण प्रणाली क्या है? इसे के आधार पर, किसके आधार पर? शासन व्यवस्था के आधार पर अगली शिक्षण प्रणाली है, या फिर कहोगे अगला शिक्षण का प्रकार है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। यह हस्तक्षेप रहित शिक्षण क्या होता है? हस्तक्षेप रहित शिक्षण होता है इसमें शासन द्वारा शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों का निर्धारण कर दिया जाता है। शिक्षार्थी अपने अनुसार किसी भी शिक्षा प्रणाली को अपना सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली व विभिन्न देशों में आज के समय जो शिक्षण प्रणाली लागू की जाती है, शिक्षण प्रणाली टीचिंग मेथड्स।
तो हस्तक्षेप रहित जो शिक्षण प्रणाली होती है, इसमें जो शासन होता सरकार होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए भारत सरकार मान लिया जाए, या फिर किसी राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश सरकार मान लिया जाए, तो ये अलग अलग प्रणालियाँ शिक्षण की टीचिंग की निर्धारित कर देंगे कि अगर किसी को शिक्षा व्यवस्था में काम करना है या पढ़ाना है, किसी को स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, विश्वविद्यालय खोलना है, तो इन विधियों के तहत, इन शिक्षण तरीक़ों के तहत वे छात्रों को शिक्षण कर सकते हैं। और वे जो शिक्षण प्रणाली होती हैं, ये वाली हस्तक्षेप रहित शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत इसमें कई होती हैं, कोई एक नहीं होती। तो जो छात्र होते हैं या फिर जो अध्यापक होते हैं पढ़ाने के लिए, और जो छात्र होते हैं तो वो अपने अनुसार, यानी उनको जो अपने सुविधा अनुसार या उनको जो सही लगती है अपने अनुसार, वो शिक्षण प्रणाली अपना लेते हैं और बस उसी के अनुसार अपना शिक्षण अपना जारी रखते हैं, अपना अध्ययन अध्यापन जो भी जारी रखते हैं। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया जाएगा? उदाहरण के लिए तो ये हो गया भारत में आज के समय जो शिक्षण प्रणाली लागू है, और आज के समय में दुनिया के ज़्यादातर देशों में ऐसी शिक्षण प्रणाली लागू होती है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण व्यवस्था। और इसको मैं और सरल शब्दों में समझाऊं तो किसी को पढ़ना है मैथ, किसी को पढ़ना है साइंस, किसी को आर्ट पढ़ना है, किसी को मूर्ति बनाना सीखना है, किसी को इस शिल्प में ही पेंटिंग सीखना है, किसी को गाड़ी सुधारने के लिए जो मैंने मैकेनिक वाला काम होता है वो सीखना। यानी सबकी मर्जी अलग अलग, जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। यानी कोई सरकार ने रोका तो है नहीं, सरकार ने अलग अलग कई व्यवस्थाएं कर दी, कई पाठ्यक्रम कई तरीके निर्धारित कर लिए और उनको मान्यता प्रदान कर दी। जो समकक्ष संस्थाएं हैं केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, और उनसे मान्यता लेकर जो विद्यालय हैं वो खुल गए और छात्र अपने अनुसार अपने पाठ्यक्रम में मतलब किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं और पढ़ते हैं। तो ये होगा हस्तक्षेप। यहाँ सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही, सरकार ने बना दिया ये पाठ्यक्रम, ये व्यवस्था है, जिसको जो मर्जी हो उसमें प्रवेश लेके पढ़ सकता है जिस भी तरीके से। तो ये हो गया हस्तक्षेप रहित शिक्षण, ठीक है। और दुनिया के ज़्यादातर देशों में भी आज के समय में ऐसा ही है, जिसको जो मर्जी होती है वही पाठ्यक्रम पढ़ता है और जिस विधि से उसे सुविधा होती है उसी विधि से पढ़ता है। तो चलिए, तो ये हो गया कि शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। फिर अगले आधार पढ़ते हैं हम। अगला आधार क्या है? अगला आधार है अधिगम के आधार पर शिक्षण प्रणाली, यानी कि शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल। अब ये देखेंगे, ये है अधिगम के स्तर पर शिक्षण के प्रकार। क्योंकि हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षण के प्रकार ही तो पढ़ रहे हैं, अलग अलग आधारों पर हम पढ़ रहे हैं शिक्षण के प्रकार। तो ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल, लर्निंग लेवल या अधिगम स्तर के आधार पर हम शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देखेंगे। अधिगम के स्तर के आधार पर पहला प्रकार है स्मृति स्तर पर शिक्षण। स्मृति स्तर पर शिक्षण यानी कि इंग्लिश में बोल लेंगे मेमोरी लेवल टीचिंग। अब देखेंगे कि स्मृति स्तर पर शिक्षण क्या है। स्मृति स्तर पर जो शिक्षण है यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो धारणा, प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूरी होती है। विद्यार्थी को रटने के लिए व्यवस्थित पाठ्य सामग्री दी जाती है। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि धारणा क्या है, प्रत्यास्मरण क्या है, ये प्रत्याभिज्ञान क्या है। अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो ये स्मृति स्तर पर जो शिक्षण होता है इसमें छात्रों को बोला जाता है रट लो। जो भी दिया गया व्यवस्थित शिक्षण सामग्री दी जाती है, यानी किताबें और जो लिखवाया जाता है व्यवस्थित रूप से लिखवाया जाता है, उसे बोलता है रट लो, बस रट लो, ना सोचना है ना समझना है ना कुछ ना करना, बस रट लो, ये है। और ये कठिन शब्द हैं ये केवल परीक्षा के लिए याद करना है कि क्योंकि जो प्रश्न दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं, वो बहुत उसमें कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उनका आसान होता है, इनका मतलब है रटना बस और कुछ नहीं, याद कर लेना है। लेकिन है ये पढ़ने में देखने में बहुत कठिन लग रहे हैं, तो ये परीक्षा के लिए याद करना है। क्योंकि अगर प्रश्न में ऐसे कठिन शब्द आ जाएं तो वहाँ पर भ्रमित नहीं हो जाना कि क्या पूछ लिया हमने तो पढ़ा नहीं। ये मेमोरी लेवल टीचिंग है, यानी स्मृति स्तर पर शिक्षण। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें रटने के लिए बोला जाता है रट लो और कुछ नहीं, समझना कुछ नहीं है। विद्यार्थी को बोला जाता है कि रट लो,
और रटने के लिए उसको व्यवस्थित शिक्षण सामग्री दे दी जाती है, पाठ्य सामग्री, किताबें, कापी जो है उसको, और बोला जाता है रट लो। ये क्या होगा, ये स्मृति स्तर पर शिक्षण। और ये जो शिक्षण होता है, लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूँ, स्मृति स्तर पर शिक्षण में छात्र को समझने के लिए नहीं बोला जाता, और स्मृति स्तर पर शिक्षण के जो होता है ये सबसे निम्न स्तर का शिक्षण है। ये भी लिख लीजिएगा, ये जो स्मृति स्तर पर शिक्षण है ये सबसे निम्न स्तर का शिक्षण है, क्योंकि इसमें समझने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, केवल इसमें रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। चलिए, और दूसरा प्रकार क्या है, अधिगम के आधार पर शिक्षण के प्रकार में दूसरा प्रकार है अवबोध स्तर पर शिक्षण। इंग्लिश में बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, अवबोध स्तर पर शिक्षण। और ये अवबोध स्तर पर शिक्षण क्या है, इसको देखते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में विद्यार्थी को किसी वस्तु को पहचानने व उसकी प्रकृति के बारे में समझ विकसित करने के लिए कहा जाता है। और क्या इसमें इसमें क्या बोला जाता है, विद्यार्थी को कि कोई भी वस्तु है, कोई विषय है, कोई भी टॉपिक है, उसको समझो ठीक से, और उसकी प्रकृति क्या है उसके बारे में एक समझ विकसित करो, अपनी खुद की समझ विकसित करो। इसके लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ विकसित की जाती है, किसकी, छात्र की। इसका मतलब क्या कि उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करना, इसका मतलब है कि कोई भी विषय जब छात्र समझ कर पढ़ेगा, उसके बारे में अपनी समझ विकसित करेगा, तो उसे इतना तो पता चल जाएगा कि इस विषय का उदाहरण कौन सा है, इस विषय का उदाहरण कौन सा नहीं है। और अगर मैं इसको उदाहरण दे के समझाऊँ तो जैसे कि उस कोई टॉपिक दिया गया, उदाहरण के लिए दिया गया कि टीचिंग क्या है। कोई अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है, टीचिंग क्या है, टीचिंग को हिंदी में बोलते हैं शिक्षण क्या है। तो शिक्षण के बारे में जब वो अच्छे से समझा देगा छात्रों को, और छात्रों को शिक्षण के प्रति शिक्षण क्या है इसके बारे में एक समझ विकसित हो जाएगी उनके दिमाग में, छात्रों के दिमाग में, तो वो बता सकता है कि कौन शिक्षण है, कौन शिक्षण नहीं है। अब उसने देखा कहीं पर किसी स्कूल में कि कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वह देख कर बता सकता है कि ये जो अध्यापक पढ़ा रहा है ये शिक्षण का जो तरीका होता है, सही तरीका होता है, जो शिक्षण का मानक होता है, उसके अनुसार शिक्षण कार्य कर रहा है या उससे हट के कर रहा है। तो ये कब बता पाएगा, जब उसके प्रति, शिक्षण के प्रति उस छात्र की समझ विकसित होगी, तभी तो बता पाएगा। अगर उसकी समझ विकसित नहीं हुई होगी, उस समय जब उसने शिक्षण के बारे में पढ़ा होगा अपनी क्लास में, तो नहीं बता सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने इसका उदाहरण कौन सा उदाहरण इसका उदाहरण है, कौन सा उदाहरण इसका उदाहरण नहीं है, वो बता दिया ना। और अगर और आसान भाषा में समझाऊँ, चार पाए के जानवर बहुत सारे होते हैं। छोटे बच्चे जो कि प्राइमरी पढ़ते हैं 1-2 कक्षाओं में, और 5 तक की कक्षाओं तक मानते हैं प्राइमरी को, ऐसे छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो उनको जानवरों को कुछ पहचान के लिए, जानवरों की पहचान में विकसित हो, उन छात्रों के मस्तिष्क में चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। लेकिन 4 पैर के जानवर तो बहुत सारे होते हैं, और उन जानवरों में बहुत सारे एक जैसे कि सबके 4 पैर, सबकी पूँछ, सबके 2 सींग, सबके 2 कान, और उनका जो मुंह होता है उन जानवरों का वो भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो फिर वो समझ विकसित कैसे करेंगे कि कौन सभी जानवर को अलग अलग पहचान लेंगे, ये अलग ही, ये अलग ही, ये अलग है। तो जैसे हिरण है, हिरण की कई प्रजातियाँ होती हैं, तो जो अध्यापक होगा वो उसको उनकी विशेषता बताएगा कि ये इनका आकार कितना होता है, ये कितने ऊंचे होते हैं, और ये कितने इनकी चौड़ाई कितनी होती है, इनकी सींग, जो सींग रहते हैं वो कितने बड़े रहते हैं, कितने छोटे रहते हैं, इनकी कानों की लंबाई वो कितनी बड़ी या छोटी रहती है, इनकी पूँछ किस प्रकार रहती है, छोटी, बड़ी और मोटी, पतली, ये सब मतलब उनमें अंतर करने के लिए, ताकि वो 4 पैर के कई अलग अलग जानवरों में अंतर स्थापित कर सके। वह छात्रों को उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताएगा, हर जानवर के बारे में छोटी छोटी चीज़ बताएगा, और अंतर बताएगा कि 2 जानवरों में या 2 से अधिक जानवरों में क्या क्या अंतर है। तो इस प्रकार
उन छात्रों के मस्तिष्क में एक ही जैसे दिखने वाले जो अगर मोटी नज़र से देखा जाए तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, उनको अलग अलग पहचानने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तो ये क्या होगा? ये हो गया कि छात्र के दिमाग में उन जानवरों के प्रति समझ विकसित हो गई। यानी जो दूसरा स्तर है, दूसरा स्तर हमने क्या पढ़ा? दूसरा स्तर पढ़ा कि अबोध स्तर का शिक्षण। पहला स्तर था स्मृति स्तर का शिक्षण, दूसरा है अबोध स्तर का शिक्षण, यानी कि इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग विकसित हो गई उन छात्रों के मस्तिष्क में कि अब वो जानवरों के बारे में काफ़ी चीज़ें जान गए। वो आराम से बिना किसी की मदद के उनसे पूछा जाए तो वो अंतर कर सकेंगे। ये जानवर हिरण है, ये जानवर नीलगाय है, और ये क्योंकि नीलगाय भी हिरण की प्रजाति होती है, तो ये जो है ये हिरण में बारहसिंगा है, क्योंकि बारहसिंगा भी हिरण की प्रजाति है। और ये सांभर है, ये चीतल है, और ये नीलगाय, क्योंकि ये सभी हिरण की प्रजाति हैं जो ये भी नाम बोल रहा हूँ। तो ये इनमें अंतर आराम से कर सकता है। कब? जब उसके दिमाग में उन जानवरों के प्रति, उन जानवरों के बारे में अच्छी समझ विकसित हो जाएगी तभी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अवबोध स्तर का शिक्षण, दूसरा स्तर हो गया। अब तीसरा स्तर क्या है? इसमें अधिगम के आधार पर जो शिक्षण के प्रकार हम पढ़ रहे थे, उसमें तीसरा स्तर क्या है? उसमें तीसरा स्तर है विमर्शी स्तर का शिक्षण। विमर्शी स्तर का शिक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कोर्स लेवल टीचिंग। और डिस्कोर्स लेवल टीचिंग क्या है ये देखते हैं। विमर्शी स्तर का शिक्षण, इसमें किसी विषय पर आलोचनात्मक विचार किया जाता है, वह इस प्रकार उस बारे में अपना खुद का विचार देने के लिए कहा जाता है। किसको? विद्यार्थियों को, या फिर जो भी इस प्रकार के शिक्षण में भाग ले रहा। इसमें रचनात्मक चिंतन शामिल होता है। यह उच्च स्तर का अधिगम है जिससे विद्यार्थी का दिमाग विकसित होता है। ये जो होता है विमर्शी स्तर का शिक्षण, ये सबसे उच्च स्तर का शिक्षण होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है वो सबसे निम्न स्तर का शिक्षण होता है। अवबोध स्तर का शिक्षण मध्यम स्तर का शिक्षण हो गया, और विमर्शी स्तर का शिक्षण ये जो हो गया है सबसे उच्च स्तर का शिक्षण है। इसमें किसी विषय पर आलोचनात्मक रूप से विचार विमर्श किया जाता है। आलोचनात्मक रूप से मतलब कि उसमें अच्छी समझ तो विकसित हो जाएगी, क्योंकि ये दूसरे स्तर के बाद तीसरा स्तर आ रहा सबसे उच्च स्तर का। तो उस विषय के बारे में छात्र की समझ तो विकसित हो ही जाएगी। समझ के बाद उसमें वो कुछ नया जोड़ना चाहेगा, उसमें सुधार क्या करना है, जो भी विषय पढ़ रहा है उसमें क्या सुधार करना है, उसमें अपना क्या नया विचार दे सकता है छात्र, इसके बारे में बात की जाती है। और जब छात्र उसमें कुछ अपना नया विचार देगा तो वह क्या हो जाएगा? एक प्रकार का रचनात्मक चिंतन हो जाएगा, क्योंकि नया विचार देने के लिए छात्र को रचनात्मक चिंतन करना पड़ेगा, तभी वह नया अपना विचार दे सकता है। और जब इस प्रकार के चिंतनों का रचनात्मक चिंतन छात्र अपने दिमाग में कोई नया आइडिया, नया विचार विकसित करेगा, तो इससे विद्यार्थी का दिमाग भी विकसित होता है। अगर उदाहरण के बारे में, अगर कोई विद्यार्थी कहानी लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई गाना लिख रहा है, कॉपी करके नहीं, अपने दिमाग से सोच के, अपने आसपास की परिस्थितियों को देखकर कोई किसी गीत की रचना की, तो गीत तो उसने कहीं नकल तो किया नहीं, खुद अपने दिमाग से सोचा, अपनी आसपास की परिस्थितियों को देखा और नया गाना लिख डाला। जो गाना वो पहले नहीं लिखा गया था, वो एकदम एक बिल्कुल नया गाना। तो ये क्या होगा? एक प्रकार की रचना हो गई ना। तो रचना कैसे हुई? रचना उसने अपने आसपास के माहौल को देख, अपनी आसपास की समस्याओं को देख कर, लेकिन अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और एक गीत की रचना कर दी। तो ये क्या हुआ? ये बोलेंगे विमर्शी स्तर का शिक्षण। इसमें कुछ नया बनाया जाता है, मानसिक मतलब दिमाग से। नया का मतलब कोई नया मशीन नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण की बात हुई है, टीचिंग की। और छात्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर मानसिक स्तर पर शिक्षण अध्ययन अध्यापन का जो कार्य होता है मानसिक स्तर पर ही तो होता है। तो यहाँ पर कुछ नया विचार दे रहा है, कुछ नई रचना बना रहा है जो दिमाग से कर रहा है, तो उसे बोलेंगे विमर्शी स्तर का शिक्षण। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला आधार, शिक्षण के प्रकार का अगला आधार है शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एजुकेशनल टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन को एजुकेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो और इसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था के जो प्रकार है, शिक्षण के जो प्रकार है वो देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर।
औपचारिक शिक्षण, इसमें पहला प्रकार है, इस आधार पर पहला प्रकार है औपचारिक शिक्षण। अब औपचारिक शिक्षण क्या होता है? औपचारिक शिक्षण में नियमानुसार शिक्षण होता है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। औपचारिक शिक्षण में नियमानुसार शिक्षण का कार्य होता है। इसके अंतर्गत सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, जैसे कि पाठ्यक्रम, विद्यालय, परीक्षाएं, ये सब पहले से निर्धारित होता है। इस प्रकार के शिक्षण का उद्देश्य होता है डिग्री व व्यवसाय हासिल करना। ठीक है, अब समझिए, औपचारिक शिक्षण जो होता है सब पहले से निर्धारित होता है। औपचारिक शिक्षण का सबसे सरल उदाहरण है हमारे स्कूल, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, हम पढ़े हैं, वो जहाँ हम जाते हैं, एडमिशन लेना पड़ता है, समय से परीक्षाएं होती हैं, उसका पूरा पाठ्यक्रम होता है, वो पढ़ते हैं, उसी के अनुसार परीक्षाएं होती हैं। ये सब औपचारिक शिक्षण ही है। मतलब जो एक आम शिक्षण होता है, सामान्य शिक्षण होता है, वो औपचारिक शिक्षण ही होता है। और इसमें हमें क्या मिलता है? जब परीक्षा दे लेते हैं हमको एक मार्कशीट मिलती है। अगर कोई डिग्री स्तर का ये पाठ्यक्रम है तो डिग्री मिलेगी, और उद्देश्य क्या होता है? कोई नौकरी मिल जाए इससे, बस। ये हो गया औपचारिक शिक्षण। तो ये तो बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। अब फिर ये अनौपचारिक शिक्षण है। अनौपचारिक शिक्षण क्या है, इसको देखते हैं। ये जो है पहले समझ लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। अनौपचारिक शिक्षण जो है औपचारिक शिक्षण के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें कोई नियम नहीं होता। शिक्षण व्यवस्था अपने अनुसार है, मतलब कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, उन दोनों की आपसी सहमति के अनुसार शिक्षण व्यवस्था चलती है। इसमें उदाहरण के लिए प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था होती है ना, जो बुजुर्ग लोगों को पढ़ाया जाता है, जिन्होंने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी है, कभी पढ़ाई नहीं है, तो उनको एक सामान्य साक्षरता हो जाए उनकी, इसके लिए सरकार प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करती है। तो वही अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जो है ये आता है प्रौढ़ शिक्षण। अब लिख लीजिए ये अनौपचारिक शिक्षण क्या है। लिखिए, अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार का शिक्षण किया जाता है कि उसमें कोई नियम निर्धारित नहीं होता। यह शिक्षण व्यवस्था औपचारिक शिक्षण व्यवस्था के विपरीत होती है। उदाहरण के लिए प्रौढ़ शिक्षा, ये होगा। बस इतना ही लिखने, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षण क्या है या आप आराम से समझ गए होंगे। घर में जो शिक्षा, मतलब घर में जो बड़े छोटों को से पढ़ाते हैं, तो वो एक प्रकार अनौपचारिक शिक्षण ही है। तो ये तो बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने के लिए है नहीं। अब फिर तीसरी जो प्रकार है इसमें शिक्षण का, शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर जो तीसरा प्रकार है, वो तीसरा प्रकार है निरौपचारिक शिक्षण। अब निरौपचारिक शिक्षण क्या, चलिए देखते हैं। निरौपचारिक शिक्षण, ये निरौपचारिक शिक्षण में समझा देता हूँ, इसके बाद लिखिए। इसमें औपचारिक व अनौपचारिक दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं। और दोनों की विशेषता कैसे शामिल होती हैं? और इसमें हम उदाहरण के लिए लेते हैं निरौपचारिक शिक्षण में दूरस्थ शिक्षा, जो डिस्टेंस मोड में होती है ना शिक्षा, पत्राचार के माध्यम से, बहुत जैसे कि इग्नू हो गया, और उत्तर प्रदेश में यूपी उत्तर प्रदेश राजा श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, ये जो कराते हैं। और कक्षा 12 तक के लिए NIOS हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये हो गया। तो ये सब निरौपचारिक शिक्षण में ही आते हैं। और इसमें मैंने बताया कि इसमें औपचारिक के गुण, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था के गुण और अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था के गुण दोनों शामिल होते हैं। ये किस प्रकार? क्योंकि इसमें भी डिग्री मिलती है, और इसका भी हमारा पढ़ने का उद्देश्य होता है कि कोई नौकरी मिल जाए, सरकारी या प्राइवेट, जैसी हमारी योग्यता होगी। तो ये तो विशेषताएँ हो गई औपचारिक शिक्षण की, डिग्री और व्यवसाय वाली। और अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था की कौन सी विशेषता इसमें शामिल है? निरौपचारिक में इसमें अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्थाएं शामिल है। स्थान व समय हम अपने अनुसार निर्धारित करते हैं। जैसे कि इसमें स्कूल तो जाना नहीं रहता, हम घर से ही बैठ के पढ़ाई करते हैं, किताबें मिल जाती हैं हमको, और बस जैसे भी पढ़ना होता है हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ जो स्थान हमारे अनुकूल होता है वहाँ पढ़ते हैं, घर में या फिर जहाँ भी रहता है। और समय भी इसमें, जैसे कि अगर हम स्कूल में नियमित किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो टाइम होता है कि इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे छुट्टी होगी। लेकिन इसमें दूरस्थ शिक्षा में क्या, कोई टाइम होता है? कोई टाइम नहीं होता, हमें खुद से पढ़ना, जितने समय हमें पढ़ने के लिए अनुकूल लगेगा, जब भी हमें समय मिलेगा तब हम पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं।
तो ये जो स्थान और समय वाली जो विशेषताएं हैं ये हो गए अनौपचारिक शिक्षण के गुण, और डिग्री और व्यवसाय वाली जो विशेषता हैं ये हो गए औपचारिक शिक्षण के गुण। तो इस प्रकार निरौपचारिक शिक्षण क्या है लिख लीजिए, समझ में तो आ गया होगा, बहुत आसान है। निरौपचारिक शिक्षण देखिए, इसमें औपचारिक शिक्षण व अनौपचारिक शिक्षण दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था, जिसमें डिग्री व व्यवसाय भी शामिल होता है, जो कि औपचारिक शिक्षण की विशेषता है। साथ ही कॉमा लगा के, साथ ही इसमें स्थान व समय अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था के विशेषता शामिल होती है। स्थान व समय अनौपचारिक शिक्षण की विशेषता के रूप में होता है। यहाँ पर हो गया, ये अनौपचारिक शिक्षण हो गया, ठीक लिख लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे किस आधार पर शिक्षण है? आगे है शिक्षण स्वरूप के आधार पर, क्योंकि हम अलग अलग आधारों पर शिक्षण के प्रकार पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड्स। शिक्षण स्वरूप के आधार पर यहाँ पर शिक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं? नेचर ऑफ एजुकेशन ऑन टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। शिक्षण स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इसमें 3 प्रकार हैं शिक्षण स्वरूप के आधार पर। शिक्षण के प्रकार में 3 हैं। पहला है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक यानी कि इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव। और वर्णनात्मक क्या है पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद लिखना है। वर्णनात्मक शिक्षण में कोई भी विषय या कोई भी टॉपिक अध्यापक विस्तार से समझाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि औपचारिक शिक्षण क्या होता है, तो औपचारिक शिक्षण को मैंने विस्तार से बताया कि जो सामान्य शिक्षण व्यवस्था होती है, जैसे कि कोई विद्यार्थी समय से स्कूल जाता है, वहाँ पर टेबल कुर्सी जो बैठने की व्यवस्था होती है वो बैठता है। उसके पहले प्रार्थना होती है, अगर स्कूल के मैनेजमेंट में ये व्यवस्था है कि क्लास के पहले प्रार्थना होनी तो प्रार्थना होगी, उसके बाद बैठेगा। फिर समय के साथ टीचर आएगा, टीचर के लिए भी निर्धारित है क्या पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ पढ़ाने लगे, उसके लिए निर्धारित है कि वो जिस विषय का अध्यापक है वो विषय पढ़ाएगा और क्रम से पढ़ाएगा, जो भी पाठ्यक्रम में जो लिखा होगा वो पढ़ाएगा। उसके बाद दूसरा अध्यापक आएगा। फिर ऐसे करते करते बीच में इंटरवल होगा, उसके टाइम से छुट्टी होगी, फिर वापस सभी छात्र अपने घर जाएंगे। फिर उसमें परीक्षा के विषय में निर्धारित होता है कि इस समय वार्षिक परीक्षाएं होंगी, इस समय अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी, कितने नंबर का कोई पेपर होगा, ये भी मार्क्स पूरे पूर्णांक निर्धारित हैं। कितने नंबर में पास होना है, कितने नंबर में फेल होना है, ये भी निर्धारित है। डिग्री कितने साल बाद मिलेगी, कोर्स कितने साल का, ये सब निर्धारित है। ये सब क्या है, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सब औपचारिक शिक्षण की विशेषताएं हैं। तो मैंने यहाँ पर औपचारिक शिक्षण कितना विस्तार में समझा है, एक एक समझा दिया। तो ये वर्णनात्मक यही तो है। वर्णनात्मक शिक्षण क्या है? वर्णनात्मक शिक्षण डिस्क्रिप्टिव कि कोई भी हम टॉपिक बता रहे हैं उसको विस्तार में एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ बताए गहराई से, वही होता है वर्णनात्मक शिक्षण। यानी हम व्याख्या करते हैं, बिल्कुल उसका डिस्क्राइब कर दे उसको पूरा। तो जैसे मैंने औपचारिक शिक्षण को इतना डिस्क्राइब किया, स्कूल की जाने से लेकर छुट्टी, मार्कशीट, परीक्षा, सब कुछ, डिग्री उग्री। तो हम जब कोई भी विषय, कोई भी परिभाषा, कोई भी टॉपिक जब बहुत विस्तार से बताया जाता है। और दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे MBBS या फिर कोई भी डॉक्टर वाला कोर्स होता है, जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं छात्र डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें शरीर के बारे में एक एक उनको बताया जाता है। शरीर को काट कर अंगों को चीर फाड़ कर एक एक बताया जाता है कि कैसे क्या प्रक्रिया होती है, कि कोई एक्सीडेंट होने पर किस शरीर में चोट लगती है, किस प्रकार वहाँ पर सिम्टम्स होते हैं, यानी कि कौन से गुण लक्षण प्रदर्शित होते हैं जिससे हमें पता चले कौन सा रोग है, कौन सी चोट लगी, ये सब। तो वहाँ पर ये बहुत विस्तार में बताया जाता है ना। तो वही तो है वर्णनात्मक शिक्षण। वर्णनात्मक शिक्षण का मतलब कोई भी चीज़ को बहुत विस्तार से बताना, ठीक है। दूसरा है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? हाँ, ये पर लिख तो लीजिए वर्णनात्मक शिक्षण। चल लिखिए, इस प्रकार के शिक्षण में किसी भी विषय के बारे में बहुत ही विस्तार से, यानी अर्थात
उसकी सभी छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। बस इतना ही परिभाषा, बाकी मैंने समझा दिया, आपके दिमाग में होगा। अगर परीक्षा में आता है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कौन सा है वर्णनात्मक शिक्षण। ठीक, वर्णनात्मक शिक्षण हो गया। फिर आता है निदानात्मक शिक्षण, ये समझाऊंगा पहले फिर लिखना। निदानात्मक शिक्षण क्या है? इस प्रकार के शिक्षण में जो है छात्र की समस्या का पता लगाया जाता है। उदाहरण से बताता हूँ, जैसे परीक्षा हुआ, मंथली टेस्ट हुआ या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ, कि उसमें 10-15 छात्र ऐसे हैं जिनके बहुत कम नंबर आए या फिर फेल हो गए, कुल मिला के ऐसे मान लीजिए, या फेल होने करीब हैं। तो जो उनका विषय अध्यापक होगा, जिस विषय में उनके इतने कम नंबर आए हैं, तो वो पता करने का निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत वो पता करने की कोशिश करेगी ऐसा कौन सा कारण है कि इनके कम नंबर आए। उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि उन्होंने लापरवाही की, पढ़ाना नहीं अच्छे से, तो कहाँ से अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा हो सकता है परीक्षा के टाइम उनको वो बीमार हो गए हों, तो अपना पूरा मानसिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाए हों परीक्षा के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने में। या फिर और भी कारण हो सकता है, मानसिक रूप से कमज़ोर, शुरुआत से ही कमज़ोर हो मानसिक रूप से, उनको कोई मानसिक बीमारी हो, तो कई कारण हो सकते हैं ना। वो कब पता चलेगा? वो जब निदानात्मक शिक्षण किया जाएगा, निदानात्मक शिक्षण या डायग्नोस्टिक टीचिंग किया जाएगा, तब अध्यापक को पता चलेगा। तो मतलब समस्या का पता लगाना कि छात्र में समस्या क्या है, वो कोई भी समस्या हो सकती है। तो छात्र में की समस्या का पता लगाना जो है निदानात्मक शिक्षण होता है। चलिए लिख लीजिए। इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक छात्रों में निहित किसी समस्या का पता लगाने की कोशिश करता है। कोई ऐसी समस्या जिसके द्वारा छात्र का अध्ययन प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर निदानात्मक शिक्षण में हमें केवल पढ़ाई से मतलब है, ये समझ लीजिए, लिख लिया होगा। अध्यापक उसे पढ़ाई से मतलब है कि पढ़ाई में समस्या क्या आ रही है, सिर्फ इससे मतलब है। बाकी और कोई उसे बीमारी उससे मतलब नहीं है। अगर वो कोई भी समस्या उसको पढ़ाई में प्रभावित कर रही है तो ये वह निदानात्मक शिक्षण करेगा। निदानात्मक शिक्षण में केवल यही पता लगाने की कोशिश करेगा कि पढ़ाई में ऐसी कौन समस्या जो उस पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर रही है। पढ़ाई में बाधा उत्पन्न न करे, उसके पास 100 समस्याएं, उस टीचर को कोई मतलब नहीं है। निदानात्मक शिक्षण में केवल पढ़ाई से संबंध है। हाँ, ये सेंटेंस भी लिख लीजिए। इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक केवल छात्र के अध्ययन को प्रभावित करने वाली समस्याओं को पता लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, हो गया निदानात्मक शिक्षण। और इसके बाद अगला है उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि थेराप्यूटिक टीचिंग। थेराप्यूटिक टीचिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद लिखना। उपचारात्मक शिक्षण में जो है, इसमें जो पहले जैसे यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ये है निदानात्मक शिक्षण, इसमें समस्या का पता लगा लिया। अब पता लगाने बस तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो अध्ययन को प्रभावित कर रही छात्र के, तो उस समस्या को दूर करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तभी तो छात्र की जो अध्ययन है उसकी पढ़ाई में सुधार होगा। तो उसके लिए उस समस्या को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए छात्र को याद करने में समस्या हो रही है, तो याद करने में समस्या क्यों हो रही है? कोई उसकी मानसिक समस्या है या फिर उसका पढ़ने का तरीका गलत है, तो ये तो पता लगा लेगा निदानात्मक शिक्षण में। अब अगर उसको पढ़ने का तरीका गलत है तो अध्यापक बताएगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। तो ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण। या उसको याद करने में समस्या है, मतलब कोई मानसिक समस्या है, टीचर सही नहीं कर सकता, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तो वह उसके अब गार्जियंस रहेंगे, जो अभिभावक रहेंगे, उनको बुलाएगा, बोलेगा इसको मानसिक डॉक्टर को दिखाओ, ये उसकी याद नहीं होता, कुछ समस्या है, तो वो डॉक्टर को ले जाके उसका इलाज कराया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये उपचारात्मक हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुल मिलाकर समस्या को दूर किया जाता है। कोई ऐसी समस्या जो छात्र के अध्ययन को प्रभावित कर रही, बाकी उसके पास 1000 समस्याएं हो, टीचर को कोई मतलब नहीं, उसके अध्ययन को प्रभावित करने वाली समस्याओं को ही दूर किया जाएगा। किसमें? उपचारात्मक शिक्षण में। तो ये लिख लीजिए उपचारात्मक शिक्षण क्या है। इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक छात्र के अध्ययन को प्रभावित करने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। बस यही उपचारात्मक शिक्षण, बस कि जो अध्ययन को प्रभावित करने वाली समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा। ठीक है। और हाँ, मैंने लिखवाते समय अगर तेज़ बोला हो तो वीडियो की जो स्पीड होती है वो कम करके आप लिख लीजिएगा। अगर जैसे कि मेरे बोलने की स्पीड में आप ना लिख पाए हों, या फिर वीडियो को बैक करके पुश करके भी लिख सकते हैं।
ठीक है। ये शिक्षण स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार हो गए। इसके अलावा अभी दो प्रकार और, दो आधार और बचे हैं। जैसे शिक्षण स्वरूप का आधार है, ऐसे दो आधारों पर शिक्षण के प्रकार और बचे हैं, लेकिन वो जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, मैंने इसके पहले जो पढ़ाया है वो देखिएगा चैनल में, क्लास के जो शुरुआत पढ़ाया है, और मेरी इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें मैंने अपने बारे में और अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में बताया है, वो सब मैं बताया, तो वो भी आप देखिएगा। केवल इसके देखने से काम नहीं चलेगा, तो उनको भी देखना है। तो उनको जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। बाकी इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।